जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक माना जाता है और कुछ किताबों में 1239 ही दिया है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। रियल इनका जो शासन हुआ है 4 साल, तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर शासन किया था। इससे पहली क्लास में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। क्यों? और ये चीज मैं आपको बता दूं कि गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने किया, गुलाम वंश कहा क्यों जाता है, ये सारी चीजें हमने आपको पहले की क्लास में पार्ट 1 में, जिसमें दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश में कैसे हुई थी, उसके बारे में हमने सारी चीज पढ़ा दिया है। वो हमारे प्लेलिस्ट पे अपलोड है मेरे चैनल पर, उसे जाकर आप लोग जरूर देख लें। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ने से पहले छोटी सी कहानी हम जान लें, जिससे आपसे के माइंड में को पढ़ने से आपका रिमाइंड होता रहेगा और आपको जल्दी से याद हो जाएगा और आपको काफी फायदे मिलेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की। ठीक है, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश जो है अपने ही जीवन काल में, सारी चीजें मैंने पहले ही क्लास में बता दिया है, अपने जीवन काल में इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। तो रजिया सुल्तान, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो रजिया सुल्तान जो है ना, दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि रजिया सुल्तान अगर औरत न होती, लड़की न होती, तो इतिहास में एक अलग छवि होती, इसकी एक अलग नाम होता। लेकिन लड़की होने की वजह से तो बहुत ज्यादा इसका इतिहास में नाम नहीं आया। तो क्या था ये कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। ये हुआ था कि ये जो जब शासन की गद्दी पर बैठी, इसने कुबा मतलब कोट को पहनकर और पर्दा को त्याग करके पुरुषों के सामने गद्दी पर शासन करना शुरू कर दिया। कुछ दिन आगे चलते हुए तो एक हबशी थे जिनका नाम अबिसिनियाई है, वो जलालुद्दीन याकूत से, वहां की अमीरों ने, मतलब इन्हीं की सल्तनत की अमीरों ने इनके साथ संबंध बताने शुरू कर दिए कि रजिया सुल्तान का संबंध किसके? अबिसिनियाई हबशी अफसर जलालुद्दीन याकूत से है। क्यों ऐसा हुआ? वो ऐसा मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रजिया सुल्तान इनके प्रति बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि लगाव से बहुत था, बहुत एक मानती जानती थी। इनको अश्वशाला का प्रधान भी घोषित कर दिया था। किसने? रजिया सुल्तान ने। और रजिया ही सुल्तान के, इनके ही अंडर में कुछ लोग थे। जैसे एक लोग का नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया को रजिया सुल्तान ने सरहिंद कहाँ है? भतिंडा में। तो भतिंडा का इसने इनको सूबेदार घोषित कर देता है। तो जब सूबेदार घोषित कर देता है, तो कुछ वक्त बीतने के बाद अल्तुनिया ने दिल्ली पर ही अपना आक्रमण कर देता है। क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करने के बाद इन्होंने क्या किया? रजिया सुल्तान को अपना बंदी बना लिया और अमीरों के विद्रोह होने की वजह से इन्होंने बहराम शाह, मतलब रजिया सुल्तान के भाई, ठीक है, रजिया सुल्तान के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। रजिया सुल्तान ने फिर दिमाग लगाया ये कि अल्तुनिया ने जब इनको अपना बंदी बनाया, भतिंडा ले गया, भतिंडा कहाँ? सरहिंद, ठीक है, वहां ले गया, तो वहां बंदी बना लिया। तो रजिया सुल्तान ने अपना एक चाल चली और इनसे ही अपना प्रेम संबंध बना लिया। क्या कर लिया? प्रेम कर लिया और इनसे ये कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो अल्तुनिया जो है, किससे? रजिया सुल्तान से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद रजिया सुल्तान अल्तुनिया को भड़काती हैं और फिर से कहते हैं, एक बार हम फिर से दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और दिल्ली की गद्दी को लेकर हम वहां खुद का शासन करेंगे। तो अल्तुनिया जो है रजिया सुल्तान की बात पे आ जाते हैं। बात पे आने के बाद अल्तुनिया एक असफल आक्रमण रजिया सुल्तान के साथ कहाँ करते हैं? दिल्ली पर करते हैं। मैं आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको इसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा भी पढ़ने की जरूरत
ना पड़े। फिर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो बहराम शाह जो है इनको बुरी तरह से पराजित कर देता है। अब पराजित होने के बाद रजिया सुल्तान को वापस सरहिंद मतलब भटिंडा लौटना पड़ता है। लौटते ही वक्त रास्ते में कुछ डाकुओं ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया पर आक्रमण कर देते हैं। उनसे युद्ध करते हुए रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है, ये दोनों मर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट सिर्फ वो चीज, क्योंकि मैंने आपको कहानी पूरी बता दी है कैसे हुआ था कैसे नहीं हुआ था। ठीक है, तो डाकुओं ने आक्रमण करके रजिया सुल्तान अल्तुनिया की हत्या कर देते हैं। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठते हैं। फिर उसके बाद अलाउद्दीन मासूद शाह जो है गद्दी पर बैठते हैं। फिर बलबन की बारी आती है। बलबन ने अपना गद्दी संभालते हैं। उसके बाद कैकूबाद, फिर क्यूमर्स जो गुलाम वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, क्योंकि क्यूमर्स का हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए वंश की स्थापना कर देते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, वो 1290 से लेकर 1290 से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि गुलाम वंश जो है 1290 तक चलता है। तो आइए बगैर देरी किए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो जल्दी से और आप लोग मेरी पहली वीडियो देख लें, उस प्ले लिस्ट पे रहेगी। और पहली वीडियो को मैं लिंक और सारी जो एशियन हिस्ट्री सारी कंप्लीट हुई है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग जाके जरूर देख लें। अब मेरा व्हाट्सएप नंबर 7844085202 पर आप व्हाट्सएप करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल MSGS अड्डा से भी जुड़ जाएं। इसलिए जुड़ जाएं क्योंकि इस पे हम आपको करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप आप मुझे अपना नाम लिख के इसलिए कर दें क्योंकि इस पे भी हम आपको करंट अफेयर की PDF अपलोड करते हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और आप कुछ भी मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 7844085202 पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग ये चीज जरूर फॉलो करें, इससे आपको फायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। हम एक ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप पे, अलग अलग ग्रुप बना देंगे, बॉयज का अलग बना देंगे, गर्ल्स का अलग बना देंगे। तो इससे आप मैसेज करें, आपको मैं डेली PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, उससे भी मैं टेलीग्राम पर आपको डेली करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी अपलोड कर रहा हूँ, उसे भी आप लोग जरूर देख लें। आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला शासक थी। इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा क्या होता है, कुबा मतलब कोट, जो बड़ा सा मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ढका होता है। कुबा मतलब कोट, और कुलाह मतलब टोपी, जो मर्द लगाया करते हैं। मुस्लिम समुदाय में देखें तो टोपी लगाते हैं ना, तो वैसे टोपी पहनकर दरबार में बैठने लगी थी। ठीक है, आपको क्वेश्चन यही पूछेगा दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी, तो आपका आंसर होगा रजिया सुल्तान। ये सारे चीजें क्वेश्चन नहीं आते जल्दी। देखिए, एक अबिसिनियाई हबशी अफसर जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर का मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान, ठीक है, नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया? क्योंकि इसके प्रति रजिया सुल्तान का बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत चाहती थी, बहुत सम्मान करती थी, एक तरीके से बहुत लगाव था इनके प्रति। तो याकूत को जो है ना, उन्होंने रजिया सुल्तान ने अश्वशाला का प्रधान घोषित कर दिया था, क्योंकि इन्हीं से रजिया सुल्तान के संबंध होने की अफवाह जो है अमीरों ने उड़ा दी थी। ठीक है, कि इनके द्वारा रजिया सुल्तान का संबंध है, ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उन लोगों ने अफवाहें उड़ा दी थी। फिर देखिए आगे कि 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सरहिंद मतलब सरहिंद यहाँ है, भटिंडा है। ठीक है, कहाँ? भटिंडा में। ठीक है, अब भटिंडा के सूबेदार किसने बनाया था इसको? तो रजिया सुल्तान ने ही अल्तुनिया को यहाँ का सूबेदार घोषित किया था, बनाया था।
और अमीरों ने रजिया सुल्तान के भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। तो अल्तुनिया जब विद्रोह करता है दिल्ली की सल्तनत पर रजिया सुल्तान के ऊपर, तो रजिया सुल्तान पराजित हो जाती हैं और रजिया सुल्तान को अल्तुनिया अपना बंदी बनाकर लेके चला जाता है। तो अमीरों ने रजिया सुल्तान के भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था, यह जंग होने के बाद। आगे देखें, और इससे पहले हमने ये भी आपको बता दिया है कि रजिया सुल्तान जो लाल वस्त्र पहनकर जुमा के दिन लोगों के सामने, मस्जिद के सामने इकट्ठा होकर अपने न्याय को मांगा था, वो सारी चीजें हम पहली वीडियो में अपलोड कर रखे, उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिए ताकि आपको गुलाम वंश के बारे में फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़े। ठीक है। देखें, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर दिल्ली की ओर बढ़ी, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने 13 अक्टूबर 1240 में कैथल के निकट, कैथल कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, ठीक है। तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के निकट हत्या कर दी थी, किसकी? रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि मैंने आपको कहानी भी बता दी है। ठीक है, और ये सारी चीजें हमने आपको क्लियर करा दिया है। फिर देखिए, और जितनी भी डिटेल है गुलाम वंश की मैंने पहली वीडियो में भी बता रखा है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। फिर क्या हुआ, 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा, जो इल्तुतमिश का पुत्र था। बात समझ में आ गई? किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का पुत्र था। 2 साल। ठीक है, बहराम शाह, मैंने बताया ना, बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। पूरा नाम क्या था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। फिर 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक अलाउद्दीन मासूद रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा। ये कौन था? ये थे फिरोज शाह का पुत्र। फिरोज शाह की भी मृत्यु रजिया सुल्तान जो हुई थी ना, तो फिरोज शाह की मृत्यु हुई थी इसमें। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन किसने किया था? अलाउद्दीन मासूद शाह रुकनुद्दीन। इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, कोई बहुत महान कार्य नहीं किए थे लोग, तो एग्जाम में नहीं आते। शासन कभी कभी पूछ लेता है, तो बड़े एग्जामों में ये चीज आप इसलिए ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आती होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि महमूद शाह के बारे में, नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में पढ़ेंगे, जो 1246 से हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई हो, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था रजिया सुल्तान के बारे में। अब रजिया सुल्तान के बारे में जो शुरू होता है, तो उसके बाद हम लोग जो भी शासन हुए, जो 2 राजा और अपने आए थे, उन्होंने शासन किया था, जैसे मुइजुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन मासूद शाह, तो उनके बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना है। उसके बारे में सिर्फ अब हमको उनके आगे ये पढ़ना है कि नसीरुद्दीन महमूद शाह जो है ये कौन थे। ठीक है, इनकी क्वालिटी क्या थी, किस प्रवृत्ति के थे। ठीक है, और ये अगला, इनके बाद अगला शासक कौन बनता है, और इनकी शादी किसके साथ हुई थी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि नसीरुद्दीन महमूद शाह इल्तुतमिश का पौत्र था। पौत्र मतलब पोता। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पूरे शासक का नाम, उनका काल, सारी चीजें लिखवा रखी है। गुजारिश है आपसे कि आप अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो प्लेलिस्ट पे जाकर, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूं, उसे जाकर आप लोग जरूर देख लें। मध्यकालीन भारत के नाम से उसकी लिंक है। तो उससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा गुलाम वंश में जो 1290 ईस्वी तक शासन चलता है, तो वो उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, बीच में कौन से आए, ये 8वें शासक क्यों हुए, तो सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर हो जाएगी। अब फिर से हम वही चीज आपको यहाँ पे रिपीट करने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। तो बेहतर यह है कि मेरी पहली वीडियो आप लोग देख लें। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं 7844085202 पर, जिसपे मैं आपका ग्रुप बनाऊंगा, जिसपे हम आपके डेली करंट अफेयर हम आपके अपलोड करते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जिसे आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उस ग्रुप में भी वीडियोस भी मैं प्लेलिस्ट व्हाट्सएप पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देता हूं। दोनों से आप जुड़ जाएं। टेलीग्राम का नाम है MSGS अड्डा। ठीक है, उसके जब सर्च करेंगे तो मेरा आ जाएगा, लोगो दिख जाएगा,
तो सारी चीजें ये ऐसे लोगो दिखेगा, आपको पता चल जाएगा उससे। तो क्या हुआ कि इल्तुतमिश का पौत्र था कौन? नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक का नाम बताएं। तो 8वां शासक का नाम क्या है? कौन? नसीरुद्दीन महमूद शाह। ये कौन थे? तो इल्तुतमिश के पौत्र थे। यह धार्मिक प्रवृत्ति का था। अब मैं सारी चीज आपको बताता हूं। धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। क्या करता था? यह कुरान शरीफ जो मुस्लिम समुदाय में पवित्र किताब है, ठीक है, उसे उसकी नकल करते थे। इसकी आदत थी, ठीक है, कुरान शरीफ की, कुरान पाक की नकल करना इसकी आदत थी। और टोपी सिलकर और कुरान की प्रवृत्तियों को बेचकर, मतलब कुरान शरीफ की जो है उसकी आयतों को, उसके वर्क को, जो चीज उसमें लिखे, जो पारे में जो भी चीज लिखी है उसको नकल करके उसे लिखता था और प्रतियों को और टोपियों को बेच करके ये अपना गुजारा करते थे। जैसे अलाउद्दीन, क्या नाम था उनका, देखिए नाम नहीं आ रहा, औरंगजेब, सॉरी। जैसे औरंगजेब की भी की आदत थी, वो टोपी बुना करते थे और क्या करते थे, वो कुरान शरीफ की आयत को लिखते थे और मार्केट में क्या करते, उसको बेचते थे। उससे जो उनको पैसा मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। और औरंगजेब ने क्या कह दिया था? ये कह दिया था, जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे ही इन टोपियों की बेची हुई पैसे से आप जो है मेरे लिए कफन खरीदें, न कि सत्ता सल्तनत के पैसों से मुझे दफन किया जाए, ठीक है। वैसे हाल इनका था। ये पृथ्वी टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन किया करते थे, ठीक है। तो इसने जो है बलबन को अपना वजीर बना लिया। अब बलबन यहाँ पे एक दिमाग क्या लगाया कि जब मैं अपने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह का जो वजीर बन ही गया हूं, तो ऐसा क्यों ना हो कि मैं अपनी बेटी, अपनी पुत्री, बहुत खूबसूरत थी इनकी बेटी, तो अपनी पुत्री की शादी जो है ना इन्होंने महमूद शाह से कर दी थी। और इससे का फायदा इनको ये हुआ था क्योंकि इनका नजर क्या थी, हमेशा जो थी सल्तनत पे थी, जो गद्दी पे थी। तो बलबन ने अपनी पुत्री की शादी जो है, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी इसके साथ कर दी। किसके साथ साथ? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के साथ कर दी। और नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु जैसे हुई तो तुरंत बलबन ने दिल्ली का अगला शासक बन गया। तो जैसे ही नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु होती है, वो मर जाते हैं, तो अगला शासक जो बनता है वो बलबन दिल्ली का शासक बन जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक बलबन का शासन रहा। तो 1266 तक किसका रहा? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह। ये सारे चैप्टर हमने ना बहुत अच्छे से एक तरीके में फर्स्ट वाली क्लास में पार्ट 1 में, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो होने की वजह से मैंने इसको पहली वीडियो में थोड़ा सा करके और सेकंड पार्ट आज मैं आपको दे रहा हूं। तो उसको देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बलबन जो है, बलबन 1266 से लेकर राजगद्दी पर बैठते हैं, तो ये 20 साल तक, मतलब 1284 तक जो है इन्होंने शासन किया। अब 20 साल तक ये वजीर थे। अब 20 साल तक इन्होंने सुल्तान की उपाधि से इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। तो देखें, हमने लिखा है कि बलबन 20 वर्षों तक वजीर तथा 20 वर्षों तक सुल्तान की हैसियत से के रूप में शासन किया। यह ईरान का रहने वाला था। ये कहां के रहने वाले थे? कौन? बलबन। तो ईरान के रहने वाले थे, ठीक है। इसने ईरानी त्योहार नौरोज को मनाना शुरू किया। ये जो वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नौरोज की शुरुआत किसने की? तो नौरोज की शुरुआत जो की है उनका नाम है बलबन। क्यों? क्योंकि ये नौरोज कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? तो नौरोज जो है ईरान का प्रसिद्ध त्योहार है। इसलिए क्योंकि बलबन ईरान का रहने वाला था। अब बलबन ईरान का रहने वाले की वजह से ईरानी त्योहार, ईरान में त्योहार मनाया जाता है जिसे नौरोज के नाम से जानते हैं, उन्होंने दिल्ली में इसको लागू कर दिया, ठीक है। तो ये याद रखें, नौरोज, ठीक है। और इसने अपने दरबार में सजदा एवं पाबोश, ठीक है, की प्रथा प्रारंभ कर दी। इन्होंने क्या किया कि जितने भी लोग आएंगे मेरे सामने सजदा करेंगे, मेरे पैर को छुएंगे, पाबोश मतलब झुकेंगे मेरे सामने, ठीक है, सजदा करना। क्या कर दिया इन्होंने? ये प्रथा को इन्होंने प्रारंभ कर दिया। कुछ लोगों ने इसका बहिष्कार भी किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलता। ये अपने आप को धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि
एवं ईश्वर की छाया बताया है। ठीक है, तो देखो पीसीएस लेवल के इंटरव्यू में और पीसीएस लेवल के एग्जामों में ये पूछ लिए जाते हैं और पूछ लिए जा सकते भी हैं इंटरव्यू में। अगर आपका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्योंकि अब तो मेन सब्जेक्ट भी हटा दिया गया है, लेकिन जब देखेंगे कि आपकी रुचि किस में है तो आप बताएंगे मेरी हिस्ट्री में, तो अक्सर ये हो सकता है ये पूछ ले कि धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि एवं ईश्वर की छाया अपने आप को किसने बताया है, तो आप बता देंगे कि बलबन ने बताया था। ठीक है, और इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, रक्त माने खून, ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। अद्दल चालीसा को समाप्त कर दिया था। अद्दल चालीसा क्या था, जैसे हमने बताया था शुरू में पहली वीडियो में है कि 40 सरदारों का एक सलाहकार। ठीक है, तो ये लोग सलाह दिया करते थे 40 सरदारों का, तो दल चालीसा को समाप्त कर दिया था। तो गुलाम वंश का अगला शासक जो बना है वो कैकूबाद बना। कैकूबाद का जो शासन हुआ है वो 1286 से लेकर 90 ईस्वी तक। इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना क्योंकि ये बहुत महान व्यक्ति नहीं थे, अन्ना इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़े। तो 1286 लेकर 90 तक इन्होंने शासन किया। सिर्फ ये जान ले कि 86 के बाद किसका शासन हुआ, तो कैकूबाद का रहा। लेकिन फिर क्यूमर्स नामक एक शासक हुआ, इसके बाद अगला शासक 1290 ईस्वी बना। ये जैसे ही बना 1290 में गद्दी बैठा, तभी जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं। उस वंश का नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, को जाता है। अब एक नोट करके हमने ये लिखा है, अब आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ये नोट देख ले, नोट ये देख ले कि बलबन के दरबार में कौन रहते थे, कौन प्रसिद्ध कवि थे, और इन्होंने को लकब जो मिला था उलूग खां की, तो उसने कौन दिया था। हमने देखा ये कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, याद रखें अमीर खुसरो को हुई तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इनका लकब था, क्या नाम था, जिन्हें तूतिए हिंद कहते थे। याद हो जाएगा ये चीज, ठीक है, अमीर खुसरो जिन्हें तूतिए हिंद भी कहते थे, एवं अमीर हसन रहते थे। तो बलबन के राज दरबार में दो लोग रहते थे, फारसी के प्रसिद्ध कवि दो लोग, एक अमीर हसन और एक अमीर खुसरो। तो अमीर हसन के बारे में तो कुछ नहीं है, लेकिन अमीर खुसरो को एक लकब दिया गया था जिन्हें इसे तूतिए हिंद के नाम से भी लोग जानते हैं। दूसरा चीज देखें, बलबन को उलूग खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। बस आपको इससे ज्यादा गुलाम वंश में कुछ भी नहीं पढ़ना है तो मेरे दोस्त आप किताबों को पढ़ लें अगर आपकी मर्जी हो, और मेरी बात अगर माने तो जितना मैंने गुलाम वंश और एशियन हिस्ट्री जो मैंने कंप्लीट करा रखी है, अगर इतना ही आप अच्छे से पढ़ लेते हैं दिमाग को लगाकर सुकून से, यकीन मुझ पे यकीन करके, मैं आपसे एक चीज बोलूं कि आप एक बार, सिर्फ एक बार मेरे ऊपर यकीन करके एक एग्जाम दीजिए, वो भी हिस्ट्री पढ़कर जिसे मैं पढ़ाया हूँ, एक एग्जाम दीजिए। अगर आपको हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां पे अगर आपके क्वेश्चंस नहीं फंसते हैं तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया हूँ, आप ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर आपने जो बोला वो गलत बोला, क्वेश्चन एक भी नहीं फंस रहे हैं, ठीक है। ना हो यकीन तो एशियन हिस्ट्री जितनी मैंने अभी पूरी कंप्लीट करा रखी है, एसएससी एमटीएस का पेपर हो रहा है उसमें जाके आप देख लें, क्वेश्चन फंस रहे हैं, आ रहे हैं क्वेश्चन वहां से, ठीक है। तो बस गुलाम वंश यहीं से खत्म होगा। अब गुलाम वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश, जिसकी स्थापना 1290 से होती है स्टार्टिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी है तो भी कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट्स, और क्लास नहीं अच्छी लगी, कोई कमी अगर लगी है तो मेरी कमियों को भी आप बताएं ताकि मैं उसमें आप सुधार कर सकूं और आपको और भी अच्छे तरीके से मैं बता सकूं, पढ़ा सकूं आपको, ठीक है। कमियां बताना बहुत अच्छी चीज होती है कि सर आपके अंदर ये कमी है, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, सर आपके अंदर ये कमी थी। जैसे एक स्टार्टिंग में एक बच्चा था, मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूं लेकिन कांटेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनका आईडी है सनातनी योद्धा करके, तो प्लीज आप मुझे मैसेज करें, मैं आपसे खुद मिलना चाहता हूं। आपका मैसेज
बहुत प्यारा था। आपने बताया था कि मुझे क्या प्लानिंग करनी चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज देख के। आपका तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने आपने मुझे सपोर्ट भी किया, प्लस आपने बताया भी कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। पर आजकल आपका मैसेज नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि क्या बात है, लगता है मुझसे नाराज हो गए। तो चलिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नई उमंग, नई जोश के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।